वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम स्पेशल ट्रांसमिशन है बजट की 2026 और 27 के लिए। हम वफ़े में जाने से कबल आपने देखा होगा कि हमने कौमी इक़्तिसादी सर्वे जो थी उसकी रिपोर्ट पेश की गई, जो कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, उसके बाद प्लानिंग डिवीज़न के मिनिस्टर जनाब एहसन इकबाल, प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब की जो तकरीर थी। कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया और वो तमाम की तमाम आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, और इस पर ही हम थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करेंगे। मैं रिमाइंड करा दूं आपको कि इसी दरमियान में मेरे साथ मेरी को होस्ट जनाब सना हारून जो है वो ज्वाइन कर लिया उन्होंने, और वो भी आपके साथ जो है वो क्वेश्चन और वगैरह जो है मेहमानों से करेंगी। मेरे मेहमान मोहम्मद फ़ारूक साहब PHMA से, जनाब फारूक साहब जो है लेदर गारमेंट्स एसोसिएशन से, और जनाब जावेद शम्स साहब जो है वो अंजुमन ताजरान सिंध की जानिब से। इसके अलावा जूम पे मेरे साथ अशफाक तौला साहब होंगे, और अशफाक तौला, मेरा ख्याल है कि मैं इन मेहमानों को जो यहाँ बैठे हैं उनसे मौजूद करते हुए मैं पहले अशफाक तौला साहब को जो है वो देख लें। तो सना बिल्कुल बिल्कुल सर, अस्सलाम वालेकुम। अशफाक साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और अशफाक साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको कि जो बजट आ रहा है वो अवामी बजट होगा, या हर तरह हमेशा की तरह जो है वो अवाम की जो उम्मीदें हैं उससे बिल्कुल हटकर बजट पेश किया जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब एंड सना फॉर हैविंग मी इन योर शो। आपके मेहमानों को, आप सबको, आपकी टीम को और तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। देखिए, आप IMF के प्रोग्राम में रहते हुए कभी भी किसी बजट को भी ये नहीं कह सकते कि वो अवामी होगा या अवाम की तवक्कुआत को पूरा उतरेगा। इसकी वजह यह है कि वो जो कदगनें होती हैं आपके ऊपर, और जिस तरीके से आपको मेरा ख्याल है उनसे परमिशनें लेनी पड़ती हैं, जैसे एक वॉइस रॉय से आपने परमिशन ले ली है। आप देखिए, परसों आपकी एक तमाम आपके जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी एक बैठक थी, उसमें वो चाह रहे थे कि ये कंसेंसस डेवलप किया जाए और उसके बाद एक नया बजट अप्रूव करें। और कल जिस तरीके से 920 बिलियन रुपीस का कटौतियां की सूबों ने अपना फाइनेंशियल निज़ाम को खत्म करके फेडरेशन को सपोर्ट दिया। अब उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद, हमारे प्राइम मिनिस्टर की एक्सेंट के बाद, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के बाद, हमें फिर जाके IMF से उसकी भी अप्रूवल लेनी है। तो अगर वो डिसअप्रूव कर देंगे तो फिर हमारे लिए एक और प्रॉब्लम। सो इतनी कदगने हैं आपके ऊपर कि आप कोई अवामी बजट ला नहीं सकते। हाँ, ये होगा थोड़ा बहुत आपको सैलरी में कुछ रिलीफ मिल जाए या सुपर टैक्स में इंडिविजुअल्स को रिलीफ मिल जाए, बट सुपर टैक्स तो मेरा ख्याल है एक थ्रेशोल्ड से ऊपर है। तो मुझे लग रहा है कि जी वो सुपर टैक्स का जो है वो 40 करोड़ से ऊपर इंडिविजुअल का हो जाएगा, रेट वही रहेगा। तो उसमें काफ़ी एक रिलीफ मिल जाएगी काफ़ी इंडिविजुअल्स को जो सैलरी वाले भी होते हैं, जिनकी हाई एंड सैलरी होती है। तौला साहब, अशफाक तौला साहब, आपने अभी कौमी इक़्तिसादी सर्वे की तफसीलात सुनी होंगी जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने जो अभी पेश की हैं। इसमें तो किसी भी शोबे के अंदर जो तरक्की की शरह थी, जो टारगेट था, वो टारगेट किसी शोबे में भी पूरा नहीं हुआ। तो आप उसको किस तरह देखते हैं कि क्या अगले माली बरस में इसकी बेहतरी की तवक्को की जा रही है, या फिर ये ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से मजीद हालात ख़राब होंगे? देखिए, अमेरिका और ईरान की जंग का अल्लाह करे खैर के मामलात हो, कोई ना कोई तो मंतकी अंजाम पहुंचेगा, और अल्लाह करे, मेरी दुआ है, हम सब की दुआ है कि अमन पे हो। मगर ये परपेचुअल नहीं चल सकता, और इसके जो असरात होने चाहिए थे जो हमारी दो चीज़ों पे थे, एक पेट्रोल की प्राइसेस पे जो हमने देखा कि आए, और दूसरा हमारा आना था रेमिटेंसेस पे, जो एक हमारा अंदाजा था 3-4 अरब डॉलर का फर्क पड़ेगा, जो सिर्फ इस वक्त तक 1 अरब डॉलर का फर्क पड़ा है। दूसरी तरफ जो लेकिन रेमिटेंस में तो 9% इजाफा हो गया। देखिए, वो ओवरऑल होती है, पूरी दुनिया के रेमिटेंसेस की बात हो रही है, हम सिर्फ गल्फ की बात नहीं कर रहे। तो गल्फ ऑब्वियसली हमारा बहुत मेजर होता है, ऑलमोस्ट 50%, हमें 50% से भी कहीं ज्यादा गल्फ कंट्रीज से आते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि दैट कंप्राइजेस द होल वर्ल्ड। आपका UK से, USA से भी, यूरोपियन यूनियन से भी काफी रेमिटेंसेस आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि दुनिया सुकड़ रही है, और आपको पता है मामलात खराब होने की वजह से काफी पाकिस्तानी वापस भी आ रहे हैं, तो इस वजह से भी इम्पैक्ट तो आएगा। मगर ये मैं कहूँगा कि अगर हमारे पाकिस्तानियों के पैसे काफी ज्यादा हैं, अशफाक साहब की आवाज़ स्लो आ रही है, और गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा टाइमली अगर कर ले इंतजाम अपना और पॉलिसीज में रद्दो बदल करे, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को काफी फायदा हो सकता है।
मगर मेरा ख्याल है इस बजट में हम देखेंगे अगर IMF नवाज बजट होगा तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई हम ऐसी माशी पॉलिसियां ला सकें कि जिनसे हम अपने रेमिटेंसेस में इजाफा कर लें। आप ये देख रहे हैं ना कि पैदावारी शोबे की तरक्की का हदफ 4.7% था, जबकि शरह नमू सिर्फ 6% रही। मतलब कि कोई भी आप देख लें सेक्टर है, उस सेक्टर के अंदर जो टारगेट है वो किसी तरह भी पूरा नहीं हुआ। आप सही है। माशाल्लाह आप बड़ी निगाह रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा गिरफ्त रखते हैं। मेरा अपना नजरिया है कि क्या आपकी आवाज नहीं आ रही। IMF इन्हें कोई भी किसी की रिलीफ देने के लिए हुकूमत को इजाज़त देगी? जी, मैं तो इस बात की मेरा ख्याल है इस बात के हक में ही नहीं हूँ कि IMF के प्रोग्राम में जाना चाहिए था। 3 साल पहले जब मैं भी खुद मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, हमने अपना प्लान भी बना लिया था, बट उस वक्त हमें ये डर लगा हुआ था कि कुछ अरसे बाद हमारी कोई जो केयर टेकर सेटअप आ रही थी, उसमें जो नाम आ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि जी वो IMF नवाज लोग हैं और उनको IMF की रेसिपी पे अमल करना है। इसलिए फिर हम भी, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब भी थे, वो भी बहालत मजबूरी उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया IMF के प्रोग्राम में चले जाएं। मगर मेरा ख्याल है मैं हैरत ज़दा हूँ कि इसके बाद वाला प्रोग्राम IMF का हमें नहीं देना चाहिए था और मेरे ख्याल से आज हम अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। हमने अभी एक मुआशी जायजा हमने अपना भी निकाला है पाकिस्तान का पूरे साल का, उसमें हमने ये बताया है कि IMF के बगैर कैसे हम मुल्क की तरक्की में अपने खुशहाली को मेरा ख्याल है परवान चढ़ा सकते हैं। IMF के बगैर हमें कोई डॉलर्स की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से चाहें तो अपना काम कर सकते हैं और अगले 2-3 सालों में हम अपने काफ़ी हद तक जो इंटरनेशनल कर्जे हैं वो अदा भी कर सकते हैं। हमें अपने पाँव पे खुद खड़ा होना है, हम IMF की रेसिपी पे नहीं चल सकते। हमें 25 करोड़ आवाम को देखना है, चंद वॉइसरॉय की तरकीबों को नहीं देखना। हम नहीं संभाल सकते अगर IMF की ये जबरन कोई चीज़ें अगर लेके आते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी या चंद अनासिर जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तकदीर तो मेरा ख्याल है बदलना नहीं चाह रहे, तो उसका खमियाजा 25 करोड़ आवाम को नहीं भुगतना चाहिए। अच्छा इशफाक साहब, हम हर साल कहते हैं कि मईशत हमारी बेहतर हो रही है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो बजट का एक बड़ा हिस्सा है वो डेट सर्विसिंग में चला जाता है। नहीं आ रही है। सर मैं ये अर्ज कर रही हूँ, आपसे ये पूछना चाह रही थी कि हम हर साल ये बात करते हैं कि मईशत हमारी बेहतर हो रही है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बजट का जो एक बड़ा हिस्सा है वो डेट सर्विसिंग में चला जाता है, तो सर तरक्की कहाँ से आएगी फिर? आपने बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया है सना। हमारा तो ये अलमिया है कि दुनिया में अगर जो पॉलिसी रेट होता है ना, जो जिसको हम कहते हैं स्टेट बैंक अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी का आप 2 महीने में रेट देखती है वो आता है, वो आपका इन्फ्लेशन प्लस 2% होता है। हमारा वाहिद मुल्क था जो 8% पे था और इस पे आदाद हमने शाये किए हैं कि जो IMF प्रोग्राम की हिडन कॉस्ट हमें आई है, अगर हम सिर्फ उस करेंसी को अपना इन्फ्लेशन को ही अगर हम लेके चलते तो 5,000 से 6,000 अरब का हमें इन 2 सालों में नुकसान हुआ है। सिर्फ IMF की वजह से हमने डेट सर्विसिंग ज़्यादा पे की है और इनकी वजह से जो हमें करेंसी स्टेबल नहीं करने को मिली उसकी वजह से अनदर 5,000 अरब हुए और टोटल 11,000 अरब इन 2 सालों में मईशत की एक हिडन कॉस्ट आई है IMF के प्रोग्राम में रहने की। और इसी वजह से मैं ये इसके सारे आदाद शुमार हमने पब्लिश कर दिए हैं और मेरा ख्याल है आप देख लीजिएगा, आप भी देखेंगे और इस पे एक बहस होनी चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ है कि जो हमें मजबूर कर रही है कि हम IMF के उसमें रहे। मेरा ख्याल है इसमें हमें कोई कदर नहीं है। पूरा हमने रोड मैप दिया है कि कहाँ से कौन से जराए हैं जिनसे हमें ये पैसे आएंगे, कौन से जराए हैं जिनसे हमें पैसे वापस करने हैं। तो एक एक चीज़ का हमने पूरा एनालिसिस करके दिया हुआ है और आपके तवज्जुह से मैं आपके चैनल के जो बहुत हार्डली देखा जाता है, मैं कौन से ये अपील करूंगा कि और जो इख्तियार के ऐवानों में बैठे हुए मेरे दोस्त हैं कि भाई खुदारा आप इस कौम की तकदीर बदलने के लिए IMF से जांच करवा दें। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। ये अशफाक साहब थे मुआशी तज़्ज़ेकार और उनकी जो गुफ्तगू थी यकीनी तौर पे एक उम्मीद भी थी और एक मायूसी भी थी और मेरा ख्याल है कि उन्होंने सही बात की कि IMF का बजट है, IMF के बजट पे जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल जब IMF के प्रोग्राम में चले गए तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। फारूक साहब आप क्या कहेंगे? ये इख्तिसाई सर्वे आया जिसमें मैंने इनसे भी सवाल किया था कि कोई भी जो सेक्टर है उसमें इनकी जो टारगेट है पूरे नहीं हुए। वैसे ये सर्वे अभी देखा नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कोई भी हदफ पूरा नहीं हुआ, तो जब IMF का मामूली सी बात बता दूं ना, तो पैदावारी शोबे तरक्की का हदफ 4.6% था, जबकि शरह नमू 6.6% है। ठीक है जी,
बिजली गैस वाटर सप्लाई का नमू का हदफ 3.5% था, 10% गिरावट देखने में आई। तामीराती शोबे का तरक्की का हदफ 8% था, जबकि तरक्की की शरह 5.7% है। खिदमात के शोबे में तरक्की का हदफ 4% है, जबकि शरह 4.09% है। यानी कि हर उस सेक्टर में जो है ना आपको गिरावट नजर आ रही है। उसकी मेरे ख्याल में मेन वजह यही है कि अगर आप बजट खुद बनाएंगे तो आपको वो हदफ पूरा करना होगा। ये जब आप डिक्टेशन लेके बजट बनाते हैं तो आप उसको कहीं से बैलेंस कर ही नहीं सकते। तो इनको खुद बजट बनाना चाहिए। और दूसरा जो ये बात हो रही थी IMF, तो IMF से तो आपको फारिग होना चाहिए। अब जब आप मिडल ईस्ट की सारी सिक्योरिटी को संभाल रहे हैं तो क्यों नहीं हम गवर्नमेंट हमारी जो है उनसे वो IMF का जिक्र करके वो जो हमारा इशू है उसको सॉल्व किया जाए, तो सब चीज़ें हो सकती हैं। ये तो बजट कोई लिंक ही नहीं है, बजट तो वो अपने लिहाज से बना रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आप खुद बजट बनाएंगे तो उसमें बेहतर होगा। इस तरह होजरी मैन्युफैक्चरिंग जो है, होजरी की जो अपना सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर, जी। टेक्सटाइल सेक्टर $17 बिलियन पे उनकी एक्सपोर्ट है, जबकि 5 से 7 अरब डॉलर वैसे एक्सपोर्ट हमारा कम हुआ। जी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जनाब के आपकी जब मिडिल ईस्ट में और एक जंग छिड़ेगी अमेरिका में इससे के साथ, तो फिर आपकी ज़्यादातर तो जो आपके एक्सपोर्ट है वो अमेरिका है या यूरोप है, जी। तो वो तो इफेक्ट होगा, तो मजीद गिरावट आएगी। इसका मतलब है सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें ये जो जंग हो रही है उससे सिर्फ एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं फ़र्क पड़ रहा। एक तो जो हमारे कार्गो एक टाइम में पहुंचते थे वो लेट हो रहे हैं, उसका टाइम भी बढ़ गया, टाइम बढ़ गई। गया। उसके ऊपर कंटेनर पे चार्जेस आ गए $4000 40 फुट पे। तो एक तो जब कॉस्ट बढ़ेगी तो जो इम्पोर्टर है, जैसे अमेरिका वो हमारे से इम्पोर्ट करे, उनके भी तो मामलात ख़राब होंगे, उनके यहाँ भी तो ये इशू है, हर चीज़ उनकी भी महंगी हो रही है। और इन रुकावटों की वजह से ये हम कोई टारगेट अभी अचीव ही नहीं कर सकते। फारूक साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि हम क्योंकि अक्सर ये बात करते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स की बात हो रही होती है, तो अगर इसका बोझ बरकरार रहा तो आप क्या समझते हैं कि तो फिर जो सरमायाकारी है, आपको लगता है कि फिर इस सिचुएशन में आएगी? थैंक यू सना। मेरा नहीं ख्याल कि इस सिचुएशन में सरमायाकारी आएगी। अगेन बात वही है कि जब तक हुकूमत अपनी पॉलिसी सही नहीं करेगी, बिजनेस फ्रेंडली अपने आप को नहीं बनाएगी, आवाम दोस्त नहीं बनेगी, ये कुछ भी नहीं हो सकता। बिलाल भाई ने जैसे अभी कहा कि कोई भी चीज़ हमने टारगेट अचीव नहीं किया, अभी जो सर्वे हुआ तो, लेकिन अभी इक़्तिसादी रिपोर्ट में तो सब अच्छाई की चीज़ें आई हैं कि अच्छे सब तो कुछ सिर्फ ये बहुत अच्छा दिखाने है। की हद तक है। जब तक ये सही नहीं अपने आप को देखे, फैक्ट्स एंड फिगर पे नहीं आएंगे तो दिखा कुछ भी नहीं। फैक्ट्स क्या हैं जो आवाम के साथ है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बिजनेसमैन के साथ क्या हो रहा है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बिल्कुल ठीक। तो इनको देखे, मुल्क को अगर इन्होंने इस चीज़ को टारगेट अचीव करने हैं, मुल्क को तरक्की करनी है, तो इनको अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज इन सेंस कि बिजनेसमैन को इनको छूट देनी पड़ेगी। देखें, हमारा सबसे बड़ा जो यहाँ पे पाकिस्तान में है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर है। और एग्रीकल्चर सेक्टर को आप क्या देंगे? वो आपकी मईशत की तो एग्जैक्टली हमारा मुल्क एग्रीकल्चर मुल्क है, और उस पर आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे। खाद आपकी सस्ती नहीं हो रही, केमिकल्स आपके सस्ते नहीं हो रहे, दवाइयाँ आपकी सस्ती नहीं हो रही, और जब बेचने पे आते हैं तो किसान को एक प्राइस दे दी जाती है कि ये गंदम का रेट है, ये राइस का रेट है, तो मर तो बेचारी फिर आवाम रही ना। जरी शुबा का आ गया ना, सर्वे जो बताया गया उसमें बताया ना उन्होंने कि जनाब के सारे के सारे जो शुरू है उसमें कमी क्या हुई है कि 4.5% हदफ था, और इस वक्त तरक्की की शरह 2.8%। ठीक है जी। और बड़ी फसलों के लिए तरक्की का हदफ 6.7% था, जबकि इस वक्त शरहनुमा 0.7%। और यहाँ पे इस वक्त मैं ये बताऊँ आपको कि क्योंकि मैं अभी रिसेंटली पंजाब से होके आया हूँ, किसान बेचारे रो रहे हैं क्योंकि इस दफ़ा जो बारिशें हुई हैं हमारे कंट्री में वो बेमौसम हुई हैं। गंदम की फसल जैसे पक्की हुई थी, उधर बारिश शुरू हो गई, तो वो लोग कल्टीवेट नहीं कर सके। तो इसके लिए हुकूमत को उनको सब्सिडी देनी चाहिए, उनको कुछ रिलीफ देना चाहिए, और इन पॉलिसीज़ को सेट करना चाहिए। जी बता। अच्छा, एक और चीज़ है, क्योंकि ये बार बार आप क्या समझते हैं जो सरमायाकार उसको सबसे बड़ा डर किस चीज़ का होता है? उसको आया कि जो पॉलिसी है उसका डर होता है, या बिजली की कीमतों का होता है, या शरह सूद का होता है? देखिए सना, थैंक यू। सरमायाकार को डर किसी चीज़ का नहीं है। सरमायाकार को डर इस चीज़ का है कि आप चीज़ें उनके मुताबिक ले आए।
मतलब जो उनके मुताबिक नहीं, उनकी ख्वाहिश, उनकी डिजायर नहीं, जो कंट्रीज जो आपके नेबरहुड में चल रही हैं, आप चीजें उनको लाएंगी, वहां पे ले आएंगी। लेट से हमारी बिजली आप देखें कहाँ जा रही है, पेट्रोल आपने भी देख लिया कि हमारे वाहिद कंट्री इस वक्त वो है जिसको इस जंग से कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पेट्रोल महंगा कर दिया। वो तो खैर पूरी दुनिया वो में तो हुआ पूरी ना। दुनिया में हुआ है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ ज्यादा लेकिन हुआ। जितना आपके हमारे यहाँ बांग्लादेश हुआ में है नहीं इतना, हुआ, हाँ। इंडिया में नहीं हुआ, एग्जैक्टली, हमारे यहाँ 3 ज्यादा रुपए, इंडिया महंगा में तो किया। 3 रुपए हुआ तो वहाँ पे तो वावेला मच गया, ऐसा ही लोग है। प्रोटेस्ट करने आ गए। लेकिन- लेकिन अलमिया सर, सॉरी टू कट यू, लेकिन बहुत अच्छी इनकी ये पॉलिसी, एक बात मैं बहुत अच्छी कहूंगा कि देखें, ये जिस तरह भी हुआ कि आपको यहाँ पे कोई पेट्रोल की या इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, दैट्स वेरी गुड। मतलब कि तवानाई की कमी नहीं है, बुरा नहीं एग्जैक्टली, ये बड़ा अच्छा है। ये रहा बात सही हमारे कह रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, मैं जरा शम्स साहब जो कुछ एसएमईज में इसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स बिल्कुल हैं, बिल्कुल जी। तो मैं उनसे ये पूछ लूँ कि कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का जो एक कल इजलास हुआ था जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी शरीक थे, उसकी जो एक वो आई थी कि गुर्बत की शरह में 28.9% और बेरोजगारी की शरह में 7.1% जो है इजाफा देखा गया। ठीक है जी। और हक्काम के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ा जंग तेजी से बढ़ती हुई आबादी है, जिसके बाद हर साल बुनियादी सहूलियत, तालीम, सेहत और रोजगार की जाए, और 2,51,00,000 से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए बिलाल भाई, इस पे काफ़ी हमने अक्सर बात करी, आपके प्रोग्राम्स के अंदर आप हमेशा मौका देते हैं। सूरत-ए-हाल ये है कि अब फैसला करने के बाद उस पर अमल का वक्त आ गया है। मैं जहाँ तक एग्रेसिव होकर बात करता हूँ, बिल्कुल इसलिए करता हूँ, ये मुल्क हमारा है, ये लोग हमारे हैं, ये बच्चे हमारे हैं, फैमिलीज हमारी हैं और मईशत हमारी है। देखें, आपने आज तक जितने बजट बनाए हैं 75-76 सालों में, 78 सालों में, उसमें आपने इंडस्ट्रीज को दबाया है, इम्पोर्टर को, एक्सपोर्टर को दबाया है, आपने छोटे ताजिर को दबाया है। आपने नहीं दबाया तो अशराफिया को नहीं दबाया, आपने उन अफसरान को नहीं दिया जिन्हें महलाती तौर पर जितने बड़े बड़े ऑफिस दिए हुए हैं। फारूक साहब के मुताबिक क्या नहीं, है? देखें, फारूक भाई वालों को भी जो है ज्यादती का निशाना बनाया गया है। हाँ, मैन्युफैक्चरर। और देखें, इनके साथ भी ज्यादती हुई है। और ये तमाम वो लोग हैं जिनके साथ मुख्तलिफ वक्तों में जो है ज्यादतियां की गई, और ये अपनी कोशिश के बावजूद आज भी पाकिस्तान को सतह पे नहीं ला सके। वजह ये कि अशराफिया नहीं चाहती। अच्छा देखिए, ब्यूरोक्रेसी का पहला काम ये होता है कि वो ताजरों को बदतरीन हालात में ले जाएं ताकि ये हमसे सवाल ना करें। अच्छा, आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने गुज़िश्ता कोई 6 माह पहले एक फैसला किया था कि उसमें ताजरों को ऑन बोर्ड लिया था, और ये कोशिश की थी कि हालात को ताजरों की मुनासबत से जो है वो चलाया जाए, मुल्क की मईशत को। लेकिन जहाँ ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हुई है तो वहाँ तमाम चीज़ें एक तरफ रख दी गई। अच्छा, फैसले का वक्त ये आ गया, हम तमाम बजट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। छोटा ताजिर करोड़ों की तादाद में, और हम टैक्स देने को भी तैयार हैं। लेकिन देखें ना, अभी कितना बारीक काम उतारा है परवेज़ कियानी साहब ने। वो आए, हमसे ओके किया 25,000 रुपये सालाना, और उसके बाद आगे जाके हम उसमें 1% इम्प्लीमेंटेशन डाल दी। उन्होंने कहा 25,000 रुपये तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस है। जी बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इससे भी अरबों रुपए का फंड आपको जनरेट होता है। लेकिन आप अपने अंदर की ख्वाहिशात को आवाम पे क्यों डाल रहे हैं? आपने जो 600 अरब रुपए की नई गाड़ियां सेक्शन करने जा रहे हैं, हमारे जो FBR के चेयरमैन है, क्यों कर रहे हैं? किस वजह से कर रहे हैं सर? आपको पेट्रोल क्यों मिल रहा है? आपको जो है घर का खर्चा क्यों मिल रहा है? आपको तनख्वाह मिल रही है, आप उसको 25% बढ़ा के तनख्वाह कर देंगे। जिसकी 2 लाख है उसकी 2.5 लाख कर दें, 2.25 लाख कर दें, थोड़ी बढ़ा दें, लेकिन ये तमाम जो एक्स्ट्रा अखराजात है इसको कम किया जाए। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना, हुकूमती नुमाइंदे तो कह रहे हैं हम तो तनख्वाहें नहीं ले रहे, लेकिन बात फिर वही है, चले आप तनख्वाह नहीं ले रहे, काम आदमी की तरह जो आप मरात ले रहे हैं वो सब छोड़ दें, आप तनख्वाह लें, लेकिन जो आप मरात लेते हैं ना वो छोड़ दें, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपने जो है वो सर्वाइवल करना है। बात हुकूमती सतह के अरकान की नहीं हो रही, बात हो रही है FBR के अरकान की। आप जाए इस्लामाबाद में चीफ कमिश्नर का दफ्तर देखें, 12x18 का दफ्तर है, और यहाँ कराची के चीफ कमिश्नर का आप दफ्तर जाके देखें 40x70 का दफ्तर है। वो कि अपने खानदान के साथ वहाँ रह रहा है। ऐसे इस तरह के जो अखराजात हैं, देखें वहाँ AC भी ज़्यादा चल रहा होता है, बिजली भी खर्च हो रही है। ये मेरा और आपका टैक्स दिया हुआ पैसा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आज मैं इस हवाले से बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं बिलाल भाई, कि छोटे ताजिर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या एक्सपोर्टर लोग हों, हम सब के खून पसीने की कमाई पर ये अय्याशी करते हैं, ये बंद होनी चाहिए। देखिए, ये सब हमारे जो है ना, हमारे मुलाजिम हैं, हमारे टैक्स से इनकी जो तनख्वाहें दी जाती हैं, तो आखिर ये हम पे हाकिमियत का किस तरह हुक्म चला रहे होते हैं, और ये नहीं होगा। लेकिन जावेद साहब, आप जैसे टैक्स की बात कर रहे हैं, तो जो कारोबारी तबका कहता है कि जी हमें टैक्स नेट में लाएं, लेकिन गला ना घोटें। हुकूमत इस फर्क को समझती है कि टैक्स लेना क्या होता है और लोगों का गला घोट देना क्या होता है, कि आपको सांस भी ना आए। इतने जो है, क्योंकि जो टैक्सेस लगते हैं, हिडन टैक्सेस भी इतने होते हैं कि आपको पता ही नहीं होता। आम आदमी बिल्कुल, देखिए, मैंने आपसे कहा कि करोड़ों की तादाद में छोटा ताजिर है पूरे पाकिस्तान में, करोड़ों की तादाद में, कोई 2-2.5 करोड़ होगा।
لیکن ایسی صورتحال پیدا کریں کہ اب آپ نے باریک کام اس لیے لگایا 1% کا کہ لوگ ان کی ٹیبل پہ جائیں اور انڈر ٹیبل جو ہے وہ معاملات ہوں. ابھی فیصل بھائی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو حالات پیدا کیے جاتے ہیں اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ایک عام تاجر جو ہے گھبرا کے پریشان ہو کے اس کی ٹیبل پہ جائے اور وہاں پہ کچھ پیسے دے کے اپنی جان چھڑا لے. ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں ایک ایک تاجر بغیر ٹیکس دیے ہوئے کسی تاجر کی دکان کا شٹر نہیں کھلنا چاہیے. لیکن اس طرح کی باریک کام لگانے کی عادتیں ان کو چھوڑنی پڑے گی, ورنہ تاجر پہ روڈ پر ہوگا اور پھر فیصلے روڈ پہ کیے جائیں گے. یہ بڑا مشکل وقت آ رہا ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے چاروں طرف آپ دیکھیں ہمارے دشمن. لیکن چھوٹے تاجر کے حوالے سے شبر زیدی صاحب تھے جو کہ اے پی آر کے سابق چیئرمین تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ ریٹیلرز اتنی بڑی پاور ہے کہ ان کے خلاف جب بھی کوئی بات کرو تو وہ شٹر بند کر دیتے ہیں, اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے حکومت ڈر جاتی ہے. سر جو کروڑوں کی تعداد میں آپ جن کو آپ نے اب تک انرول نہیں کیا, اگر آپ 25,000 کے حساب سے لے آئیں تو 2 سال بعد وہ 25,000 والا 75,000 پہ خود ہی آ جائے. آپ کہتے ہیں 1% ٹرن اوور ہٹا دینا چاہیے, کم از کم 10 کروڑ روپے تک آپ اس کو ہٹا دیں, 10 کروڑ سے اوپر کا رکھ لیں, آپ ریلیف دیں, آپ ہمیں کام کرنے کا موقع دیں. ہم تو کہہ رہے ہیں افسران کو دفتروں سے نکلیں, مارکیٹوں میں آئیں, ہم انرول کروائیں گے, ہم ٹیکس کلیکشن یہاں پر کروائیں گے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ تو SMEs ہیں, ریٹیلرز ہیں نا. بات یہ ہے کہ مینوفیکچرر کو جب تک کہ مینوفیکچر کی کاسٹ آف ڈوئنگ کم نہیں ہوگی, جب کاسٹ آف ڈوئنگ کم نہیں ہوگی تو یہ مال اس کا سستا نہیں ہوگا. جب مال سستا نہیں ہوگا تو آپ کے پاس وہ مال سستا نہیں پہنچے گا, اور لازمی مہنگا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ میک اپ کا سامان مہنگا بیچتے ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن بلال بھائی لیکن بلال بھائی اس میں ایک چیز اور ہے نا, دیکھیں اب 2 جگہ پہ سیل ٹیکس کے حوالے سے مسائل چل رہے ہیں. ایک مینوفیکچرنگ کی سطح پہ, ایک امپورٹ پہ تو لگ ہی جاتا ہے نا, مینوفیکچرنگ کی سطح پہ, دوسرا ریٹیل کی سطح پہ لانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں ایک جگہ آپ نے جب ٹیکس لگا دیا, دوسری جگہ کیوں پھر آپ کو ریٹرن بھی کرنا ہے؟ آپ کیوں گھما رہے ہیں سسٹم کو؟ سیدھا رکھیں, آپ مینوفیکچرر پہ لگا دیں, ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں. آپ بجلی کا بل دیکھ لیں نا, آپ بجلی کا بل دیکھ لیں, آپ کو ٹیکس سر اتنے ہڈن چارجز ہیں کہ آپ اس کو کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے. جی فاروق بھائی, آپ لوگ انرجی پہ کافی زیادہ پریشان ہیں, IPPs کیوں بند نہیں ہو رہی؟ دیکھیں ہم تو بار بار کمپیریزن کر کے آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں, گورنمنٹ کو بتاتے رہتے ہیں کہ بجلی جو ہے پاکستان میں مہنگی ہے اور آپ اپنی جگہ ہے. مجھے یہ بتائیے IPPs کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ سر IPPs کا مسئلہ جو ہے یہ بڑی ہائی لیول کی باتیں ہیں کہ پہلے IPPs ہیں کون؟ LNG ٹرمینل اور IPP جی یہ ایک سفید ہاتھی ہے. جی NLG ٹرمینل پہ بھی وہی صورتحال ہے جو IPPs کا ہے. یہ میرے خیال میں ختم ہو ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ طاقتور ہاتھ جو ہے وہ انوالو ہے. وہ آپ کو ہم سے بہتر پتہ ہے, یا کوئی انٹرنیشنل لا کی وجہ سے وہ جو پالیسی آپ نے سوری فیصل بھائی, جو پالیسی میکرز ہیں وہی IPPs ہیں. جنہوں نے اس کو ختم کرنا ان کے خود اپنے یہ بنے ہوئے پاور اسٹیشن, تو کیسے ختم ہوگا؟ امپاسبل ہے. یہ اسٹیک ہولڈر وہ خود ہے. ایگزیکٹلی IPPs میں جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ وہی, وہ خود لیکن میرے اپنی اطلاع کے مطابق, ناراض نہیں ہوئے آپ لوگ, اس میں 70% تو تاجر ہیں. سر تاجر بھی ہیں, لیکن آپ تاجروں کو دیکھیں, تاجر وہ کر رہے ہیں. تو تاجر ہے, وہ تاجر جو بہت ہی طاقتور ہے. ایسا نہیں ہے. تاجر نام نہیں گنوانا چاہ رہا ہے. اگر وہ تاجر ہے تو وہ پولیٹیشین بھی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جو تاجر ہے اس میں وہ پولیٹیشین بھی ہے. نہیں, بہت سارے اور اگر اس کی تجارت سے وابستگی ہے تو اس میں کوئی کباط نہیں. اس میں خالص تاجروں کی تعداد زیادہ ہے. تو ہے تو اس کی کوئی پالیسی لائی جائے, اس کو ختم کیا جائے. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ وہ پچھلی بار اس پہ کافی ڈسکشن ہوا, لیکن اس کو آپ ختم کریں. اگر یہی مہنگی بجلی ہے تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں آپ کمپیریزن کریں بنگلہ دیش سے, اور وہ IPPs کو بٹھائیں کہ اگر بنگلہ دیش میں 9 سینٹ ہے تو آپ 12 سینٹ میں کیوں بجلی دے رہے ہیں. کمپیریزن کریں, اور اس میں لا میں جو چینجز کرنی ہے وہ فوری طور پہ کی جائے. اس سے کوئی بہانہ تو نہیں ہے کہ ہم بھاگ جائیں اس سے. اگر پوری دنیا میں اگر ایک چیز کا ریٹ ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ خاص طور پہ ایکسپورٹر کے لیے اگر بجلی ضروری ہے یا مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے, ان سب کو بیٹھنا چاہیے. ہمیں سب کو اسلام آباد میں کیا اس بجٹ اجلاس میں آپ کے اسلام آباد میں کیا بات ہوئی حکومت سے کہ توانائی پہ کچھ کمی کر رہے ہیں؟ جی ہم نے یہی آپ سے میں جو بات کر رہا ہوں کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے متعلق ہم نے ان کو ریٹ دیے کہ وہاں پہ یہ ریٹ ہے, ہمارے بھی وہ ریٹ آپ کر لیں اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے. دیکھیں بلال بھائی, آپ ایک چیز کو سمجھیں, یہ جو وار ہے یہ ایک چیز کے اوپر اثر نہیں ہوگا. ابھی آپ جو ریمیٹنس کہہ رہے ہیں نا 38 بلین,
या 40 बिलियन। 9% इंक्रीज हुआ है। ये तो टेम्परेरी इंक्रीज है। हो सकता है कि मिडिल ईस्ट से वहाँ से पैसा आपका शिफ्ट हुआ क्योंकि वहाँ वॉर के हालात है। अब आप बताइए, जब भी कहीं वॉर होगी तो जो भी इन्वेस्टर होगा वो वहाँ से पैसे निकालेगा, चाहे उसकी 10 रुपए की चीज़ 8 में बिके वो लाएगा। मे बी ये उसका असर नज़र आ रहा है, या आपके मिडिल ईस्ट में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हुए उसके तहत आ रहे हैं। जिस तरह आपको बलूचिस्तान में रिफाइनरी लगाने की गवर्नमेंट की ये चीज़ अच्छी, एक मिनट सर मैं गवर्नमेंट की ये चीज़ अच्छी मुझे लगी कि इस दफ़ा उन्होंने NSA अवार्ड से मुख्तलिफ सूबों से उन्होंने कहा कि आप तकरीबन 1700 अरब रुपए दें ताकि डिफेंस जो है पूरे पाकिस्तान में सूबे भी होते हैं, क्योंकि वफाक के लिए बड़ी मसाइल हो रहे हैं। एक उनकी फायदा हो जाएगा, उनको फ्री हैंड मिल जाएगा कि जो एक्स्ट्रा बजट जो वो डिफेंस में दे रहे हैं वो तरक्यात के लिए या किसी और मत के लिए इस्तेमाल के। तो जी आप क्या मैं आपसे ये पूछ रही थी सर कि इस बजट में आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री के लिए जो है कोई इंसेंटिव्स आपको नज़र आ रहे हैं या जो है सिर्फ रेवेन्यू मेजर्स ही हैं होंगे? देखिए सना, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और आपके सवाल का जवाब इंसेंटिव तो भूल जाए। वो तो हमेशा हमें लॉलीपॉप दी जाती है, लेकिन बजट के बाद हम सर पकड़ के बैठते हैं। हमसे बजट से पहले वादे किए जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं वो और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वो इस चीज़ की बारीकी को समझे हुए हैं। हमारी बार बार इनसे मीटिंग होती है, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन शायद वो IMF शायद वॉर की वजह से उनकी मजबूरी हो, लेकिन वो समझते सब हैं। और इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है, आप सिंपल सी चीज़ों पे चले जाए ना, आप क्यों इंसेंटिव की, हमें कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए, लेकिन हमें दूसरी रीजनल कंपटीशन के हिसाब से हम पे लगाया जाए। बिजली है, गैस है। अब देखें बांग्लादेश में 10% टैक्स है, इंडिया में वही 10 से 12 है, पाकिस्तान में 55% है। अभी 55% में आप 60% हो गया नहीं, 55 से ये 70 पे जाता है अगर आप बाकी टैक्सेस जो। अब 70% में आप हमें क्या इनसे मराद चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं कि जो हमारे पड़ोस ममालिक में हमारे साथ आप वो करें। अब 55, अच्छा अब आप SME पे आ जाए। ये आपको कानून देख के बड़ी हैरत होगी। ये मैंने सेनेट में भी मैंने बात की है कि एक नया बच्चा आता है काम पे, वो SME होता है या न्यू कॉमर आता है, आप उस पे छूटते ही 45% टैक्स लगा देते हैं। फिर वो बच्चा फर्स्ट क्लास पोजीशन लेता है अपने क्लास में, आप कहते हैं फर्स्ट क्लास पोजीशन ले लिया ना बेटा, अब 10% इस पे सुपर टैक्स लगाओ। तो 55 तो यही हो। मुझे बताए कौन SME, कोई न्यू कमर पाकिस्तान में बिजनेस कौन करेगा? आप उठा के रूल है। और जो पुराने लोग हैं कॉर्पोरेट, उन पे 29%। अब आपको अगर पाकिस्तान को आगे एक्सपोर्ट बढ़ानी है, अगर कोई सोच भी रहा है तो उसकी तो सारा मोराल ही डाउन हो जाएगा कि मैं किस तरह से बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर SME आ रहा है, अगर आप 29% कॉर्पोरेट पे ले रहे हैं तो उस पे आप 15% करें, इनकरेज करें ना, वजह आप डिस्करेज करें। इसके अलावा भी ये कि शरह सूद 1% बढ़ा दिया उन्होंने, 10.5 से 11.5 कर दिया। अब वो आप लोग कह रहे थे कुछ सिंगल डिजिट पे करो। हम लोगों को हमने इनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि ये करें। अब वो क्यों कर रहे हैं, ऑपोजिट चल रहे हैं, ये भी नहीं। और एक और हमने बजट में इनसे रिक्वेस्ट की है कि एक SME आता है या सोल प्रोप्राइटर आता है या पार्टनर, उसका जो हिस्ट्री होती है ना वो चलती है NTN से। अब सोल प्रोप्राइटर का जब NTN होगा, अब वो प्रोप्राइटर उसमें पार्टनरशिप में जाएगा, वो चेंज हो जाता है। वो फिर प्राइवेट लिमिट जाए, वो उसकी हिस्ट्री टोटल खत्म हो जाती है। तो हमने गवर्नमेंट से एक ये रिक्वेस्ट की है कि जो इनिशियल एक NTN है उसको आखिर तक अगर एक मालिक है उसके मेंटेन करें ताकि उसकी हिस्ट्री है। चीजें तो बहुत अच्छी चीजें हम बताते हैं, होता कुछ भी नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज बहुत डिफरेंट होती हैं। पार निकला चूहा। फारूक साहब आप ये बताओ कि जो मिडिल ईस्ट में, गल्फ में जो सूरत हाल है, एक्सपोर्ट तो खैर मतलब ये कि कम हुआ। मुझे ये बताओ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुबई से इन्वेस्टर को निगाह पड़ रही है पाकिस्तान पे, वो कराची आएगा, पाकिस्तान आएगा। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है इस टाइप का कि वो इन्वेस्टर यहाँ आए?
जी बिलाल भाई, बहुत अच्छी बात की आपने कि हम बड़ी उम्मीद लगा के, अच्छा असल में हम लोग पता है क्या उम्मीदें बड़ी लगा लेते हैं। हाँ, होना ख्वाब कुछ देखने- बात ख्वाब देखने के आदी भी ख्वाब देखने के बहुत ज्यादा आदी आदी है। है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, बस इसी पे ही हम वो पता नहीं किसने ये स्लोगन दे दिया कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, उसी और फलसफे पे चल आज रहे हैं। तक चलते तो जा रहे हैं। मुमकिन है कि कोई ऐसा नहीं है, देखिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई आ जाए। अगेन वही कि जब तक आप फ्रेंडली माहौल नहीं देंगे, आप अपने ऑफिस सही नहीं करेंगे, आप अपनी ब्यूरोक्रेसी सही नहीं करेंगे, इन्वेस्टर कैसे आएगा? ठीक। एक इन्वेस्टर आता है, आपका जो जिस इदारे से उससे मिलना है वो पहले तो अपनी जेब भरनी शुरू कर देता है उससे, और उससे वो देखना शुरू कर देता है। तो आप ये बताएं कि जब तक इन्वेस्टर, अच्छा ये आपको बिलाल भाई मैं आपको वो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बता दूं कि इस वक्त हमारा कंट्री, हमारी जो कंट्री है इस वक्त, ये बहुत सेफ समझी जा रही है दुनिया में। कहाँ से सेफ? मैं बता रहा हूँ दुनिया में समझी जा रही है, लेकिन हम लोग उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे। वजह कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो नहीं फ्रेंडली नहीं हो रही। नहीं, मतलब ये कि आपके पास टैक्सेस का निज़ाम देख लें, अमन अमान की सूरत हाल ये- देख ये लें, तो मैं कह रहा आप शेयरों की हालत देख लें, बिल्कुल। आप अपनी तवानाई की कीमतों के हवाले से देख लें, तो कहाँ ऐसा कोई इंसेंटिव नज़र आता है कि कोई भी फॉरेन डायरेक्ट फाइनेंस सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये 2-3 चीज़ें ये सही कर लें, अपनी ये करप्शन खत्म कर दें, गवर्नमेंट को जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो इदारे हैं, वो आपने क्या कहा? friendly हो जाएं। करप्शन खत्म कर दें। पूरे सिंध के अंदर सिस्टम चल रहा है, ऐसे ही आपको पता है ना। तो कहने का मकसद है कि करप्शन इस मुल्क को क्योंकि मैं देखिए फैसल कराची भाई की पहले रोशनियों का शहर कहलाता था, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अब ये करप्शन का गढ़ बन गया है। गढ़ बन गया। नहीं, इसके अलावा भी मैं तो बता, आप मुझे बताइए कि IMF कहता है कि जनाब अली ये टैक्स बढ़ा दो, ये मराद खत्म कर दो। आज तक IMF ने ये नहीं कहा कि करप्शन खत्म करो। नहीं, लेकिन IMF ने मैं कहा थोड़ा है। सा इसमें ऐड करना सर, चाहूंगी ये वो आपकी सख्ती बात तो पे। नहीं है ना। देखिए IMF ये कहता है ना, अगर वो कह रहा है टैक्स बढ़ाओ या वो कह रहा है, लेकिन उसने ये कहाँ कहा कि आप गरीब आदमी के ऊपर ही सारा बोझ डालें। आप अपने घर से शुरू करें ना, आप अपने आप से शुरू करें। ये हमारे जितने भी हुकूमती नुमाइंदे हैं वो इसके ऊपर वो सारी जो कहना चाहिए नसीहतें होती हैं वो आम आदमी के लिए होती हैं। वरना आप ये दौरे देख लीजिए, जो इतने जो गैर मुल्की दौरे होते हैं, प्रोटोकॉल होता है, और फिर जो आप पूरी काबीना लेके जाते हैं, आप उसमें भी कटौती करें। लेकिन आपने कभी देखा कि किसी भी सर्वे के बाद, चाहे वो वज़ीर आज़म हो चाहे वज़ीर आला हो, कोई भी वो आने के बाद कोई सहाफ़ियों से या मीडिया से अपने उस दौरे के बारे में कोई ब्रीफिंग देते नहीं देते? अच्छा सना, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी तौर पे हज भी करते हैं जी, हज के भी सारे खर्चात पता नहीं सरकार उनके कबूल होते भी देती है, हैं, नहीं। सरकार देती है। तो खैर वो मतलब ये उनका और है। अल्लाह का मामला है। तो आपका तो लेदर सेक्टर से ना, तो क्या सूरताल बताएं ना कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है ऐसा कि आएगा सरमायाकार आपके पास? मैं वही तो बिलाल भाई कह रहा हूँ कि देखिए सरमायाकार आना चाह रहा है। देखिए हम ट्रैवलिंग करते हैं, हमसे मिलते हैं, हमारी मुलाकात होती है, वो आना चाहते हैं। आएंगे कब? जब हम उनको सही पॉलिसीज देंगे, जब उनकी मदद करेंगे, जब उनको एनवायरनमेंट देंगे। हमारे एनवायरनमेंट तो है ही कोई नहीं ना, तो ये बस वही मैडम सना वाली बात के जी, ये तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद दिला रहे हैं। तो मतलब ये बजट भी तो उम्मीद पे ही है ना कि बजट अच्छा भी होगा। उम्मीद पे ही है। अच्छा देखिए होगा। मेरी नज़र में 3 चीज़ें हैं। हाँ। करप्शन खत्म कर दें, बिजनेसमैन को इंसेंटिव एक दें। मिनट मेरा, करप्शन खत्म कर दें ठीक है, आप लोग अंडर एवरेजिंग खत्म कर दें, आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी खत्म कर दें, आप लोग देखिए, खत्म कर दें, ये भी ताजिर एक भी तो बहाने करें है ना। कि हम खत्म कर दें। आपसे मुराद ये है कि वो मैं वही बात ताजिरों में भी करना। तो करप्शन है, बिलाल भाई मैं इसी पे आता हूं। ताजिरों में भी तो देखिए, करप्शन बिल्कुल है। ऐसा है, बिल्कुल ये ऐसा है। इस देखिए- बात से तो आप इनकारी नहीं हो इनकार सकते। नहीं है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए दुनिया में मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला अवाम जो है ख़राब होती है। ये कानून है जो देखिए दुबई आज से आप 77 में चले जाएं, 76 में चले जाएं, दुबई क्या था? उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसीज ऐसी बनाई, आज लोग सेफ सिटी समझते थे। आज तो नहीं, आज से साल पहले सेफ सिटी समझते थे। क्यों? गवर्नमेंट ने ये सब करना होता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी गवर्नमेंट ने ख़त्म करनी है। अगर कोई कर रहा है उसको पकड़ें, उसको सजाएं दें। जब सजाएं देते हैं तो आप लोग हड़ताल कर देते हैं। सब नहीं करता कोई। अच्छा ये सर, भी जावेद एक बहाना है। साहब, ठीक है, अगर आप क्या समझते हैं कि अगर एनर्जी टैरिफ मजीद बढ़ता है तो जो सनतकार है वो क्या करेगा? देखिए सूरत ये है कि ये सनतकार बैठे हुए हैं, एक्सपोर्टर भी बैठे हुए हैं और हम रिटेलर हैं। इसका आखिरी जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आम आदमी पे पड़ेगा, और आम आदमी बहुत परेशान है। और मैम बात ये है कि मैं समझता हूँ तो बरामदार पे भी तो असर पड़ेगा ना, जी जी बरामदार बिल्कुल पे भी पड़ेगा। असर पड़ेगा। इकोनॉमी की बरामदार सूरत वो तो नहीं है, मुझे पता है। उनका ताल्लुक नहीं। देखिए बात ये है कि जो एंड ऑफ डे इनके ऊपर अगर 10 रुपए का फर्क आएगा, इन्होंने कीमत बढ़ानी है, हमें देना है, हमने रिटेल के ऊपर कीमत बढ़ा के आम आदमी को देना है, वो मैं भी खरीदूंगा और आप भी खरीदेंगे। लेकिन मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि मैं आपको बताऊं 2-3 साल पहले मैं कोयटा गया, यहीं के एक DIG साहब वहाँ पर जो है वो उस वक्त जो थे वो DIG कोयटा के थे,
ٹھیک۔ آپ یقین مانے میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ کوئٹہ شہر میں کسی بھی بڑے آدمی کی، منسٹر کی، کسی کی گاڑی پہ کوئی گارڈ نہیں تھا، تمام گاڑیاں شہر سے باہر تھی۔ انہوں نے 1 سال امپلیمنٹ کیا اور کوئٹہ شہر کو صاف کیا۔ دیکھیں یہ ایک مثال ہے، ایسے افسران کو ایسے کراچی example میں set کرنے کی تعینات کیا ضرورت ہے، جائے بالکل۔ تاکہ ہم کوشش کر کے اپنی معیشت کو آگے لے جانے کے لیے پرامن ماحول لائیں۔ اور دیکھیں اقدامات کرنے، فاروق بھائی نے صحیح کہا، آپ بسم اللہ کریں، جو اگر جس نے ظلم کیا ہے، جس نے زیادتی کی ہے، ملک کی معیشت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہاں تو آپ مسئلہ لوگ یہ ہوتا حکومت ساتھ ہے دیں گے، تو یہی سوال میں آپ کو throw کر دیتی 5 ہوں۔ ارب کی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، 5 ارب آپ کی میسج دے دیتے ہیں۔ میم 5 ارب کی جو ہے وہ کرپشن کر کے 1 ارب جمع کراتا ہے اور 4 ارب ملک سے باہر لے جاتا ہے۔ آپ صرف میسج دیجئے کہ آپ حکومت سے کیا کہنا چاہتے ہیں، ایکسپیکٹیشن ہے، بس 2 لفظوں میں۔ بلال صاحب میں یہی کہوں گا کہ جو دنیا میں ہمارے برابر ملک ہیں ان کو دیکھیں، ان کی پالیسی کو implement اور ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ ڈبل کر دیں گے۔ جی فاروق صاحب۔ سر میں یہاں پہ ایک ہی لفظ میں جواب دینا چاہوں گا کہ ملک میں انصاف کر دیں، انصاف ہو جائے گا، ہر چیز صحیح ہو جائے گی۔ صحیح بات۔ بالکل جی صحیح فاروق صاحب آخری لفظ۔ سر مختصر ترین بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے تو آپ کو وہی اپنے اوپر لاگو کرنا پڑے گا قانون جو عام آدمی پہ کر رہے ہیں۔ سنا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میرا خیال بالکل، ہے کہ ہم بس فائنڈ اپ کر دیتے ہیں۔ بس بات وہی ہے کہ ظاہر بجٹ کل آنے والا ہے، دعوے بھی بہت ہیں اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومتی وعدے بھی بہت ہیں، عوام کے سوالات بھی بہت ہیں۔ اب یہ کل ہی پتہ چلے گا کہ جو ہے یہ جو بجٹ ہے وہ عوام دوست ہے یا عوام کے اوپر ایک اور ظلم کا پہاڑ توڑا جائے گا۔ بہرحال یہاں مجھے اور بلال احسن کو دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت خیال، اللہ حافظ۔